हेलो एवरीवन। तो जो थेरेपेटिक अप्रोच का जो सेकंड पार्ट हम आज चालू करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सारा आपको बताया था। अब जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द थेरेपी। तो थेरेपी ने साइकोथेरेपी के अंदर कौन कौन सी जो थेरेपी है हम यूज़ में ले सकते हैं। तो किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तरीके से इसको समझेंगे तो जो साइकोथेरेपी है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट वन इज़ द बिहेवियर थेरेपी, सेकंड इज़ द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, then humanistic existential therapy, and last one is the alternate therapy. So first we'll take the behavior therapy. बिहेवियर थेरेपी को बेसिकली समझने के लिए कहें कि अनलर्न द फॉल्टी बिहेवियर एंड रीलर्न द गुड बिहेवियर। यानी जो प्रॉब्लम, जो गंदा जो बिहेवियर, थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, उसको हटाना और अच्छे बिहेवियर को लाना जो है कॉन्सेप्ट है बिहेवियर थेरेपी का। तो क्लाइंट जो होता है ना, द क्लाइंट विथ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस which cannot be attributed to the physical disease is interviewed with a view to analyze his behavior pattern। यानी जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है उस पे उसके साथ में जो थेरेपिस्ट है वो सबसे पहले इंटरव्यू करेगा, बातचीत करेगा, उससे उसके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेगा एग्जैक्टली कि व्हाट द प्रॉब्लम ही इज़ फेसिंग। जब उसको पता चलेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, और प्रॉब्लम आने के पीछे एंटीसीडेंट्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो इंटरव्यू टू एनालाइज ऑपरेशंस एंड टेक्निक्स। तो बिहेवियर एनालाइज इज कंडक्टेड टू फाइंड द माल फंक्शनिंग बिहेवियर। जैसा मैंने आपको बताया कि जो माल फंक्शनिंग बिहेवियर उनको डिटेक्ट करने के लिए ये काम में आता है। माल फंक्शनिंग बिहेवियर्स क्या है? जो कि डिस्ट्रेस, जो कि क्लाइंट के अंदर डिस्ट्रेस को डेवलप कर रहे हैं। तो फर्स्ट हो गया एंटीसीडेंट फैक्टर्स, जो कि विच प्री डिस्पोज द पर्सन टू इंडल्ज इन द बिहेवियर। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए उसको इंडल्ज कर रही हैं, उसके पहले मतलब उसने कोई पर्टिकुलर बिहेवियर किया, उससे पहले क्या हुआ था, दैट इज एंटीसीडेंट फैक्टर। मेंटेनिंग फैक्टर विच लीड टू परसिस्टेंस ऑफ द बिहेवियर, यानी वो पर्टिकुलर बिहेवियर जो आज तक परसिस्ट कर रहा है, वो उसके अंदर आया और चला नहीं गया, उसी के अंदर रह गया, यानी उस बिहेवियर को वो अभी तक अपनी बॉडी में रखे बैठा है, परसिस्ट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, दैट इज मेंटेनिंग फैक्टर। इलस्ट्रेशन के अंदर वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट च्यूइंग ऑफ द टोबैको, दिस इज अ माल फंक्शनिंग बिहेवियर। बिहेवियर क्या, ये मान फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है? च्यूइंग ऑफ टोबैको, यानी तंबाकू का खाना, जो कि एक अच्छी आदत नहीं है, जैसे माल फंक्शनिंग बिहेवियर। सो वाइल लिविंग, मतलब उसने ये एंटीसीडेंट्स क्या रहा। अब हमको जो जो थेरेपिस्ट है वो ये देखेगा कि ऐसा क्या कारण बना था जो उसने ये खाना चालू किया। तो वाइल लिविंग अलोन, यानी वो जब अकेला जब रह रहा था पढ़ने के लिए, जब वो 12th क्लास में था, तो उस समय जब अकेला था तो उस समय वो कुछ दोस्तों की संगत में आके सीख गया, या अकेलेपन ने उसको जर्दा खाना सिखा दिया, तंबाकू खाना सिखा दिया, ताकि वो लंबे समय तक पढ़ सके या अपनी लोनलीनेस को दूर कर सके। अब मेंटेनिंग बिहेवियर क्यों रहा, वो बनता क्यों गया? क्योंकि वो उसकी गिव्स रिलीफ फ्रॉम हिज एंग्जाइटी, यानी उसका जो एंग्जाइटी लेवल है उसको वो रिड्यूस करता था, यानी उसको खाने के बाद वो एक अच्छा महसूस करता था, रिलैक्स महसूस करता था अपने आप को। तो ऑपरेशन और इंटरवेंशन क्या हुआ इसमें? एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस, मतलब थेरेपिस्ट ने एंटीसीडेंट्स देखा कि क्या कारण बना होगा, कॉन्सिक्वेंट कि उसके बाद क्या चीज, वो कैसी एक्टिविटीज कर रहा है। तो एंटीसीडेंट्स क्या हो गया? कंट्रोल बिहेवियर दैट प्रिसीड्स सच बिहेवियर। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे कई बार कोई कंप्लेंट लेके आया, मदर कंप्लेंट लेके आई कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, बहुत कम खा रहा है। इट मे बी पॉसिबल, तो उसमें आपको देखना होगा खाना क्यों नहीं खा रहा। हो सकता है, खाने से मतलब चपाती नहीं खा रहा, तो हो सकता है कि जो मदर है उसको बिस्किट या नमकीन या कुछ ऐसी आइटम्स उसको जिसको जो अच्छे लगते हैं वो दे देती है, इसके कारण से वो चपाती दाल नहीं खाता हो। पहली बात। सेकंड, इवनिंग के अंदर जैसे एंटीसीडेंट्स देखना है कि इवनिंग के अंदर हो सकता है कि वो कुछ जो टी के साथ में या मिल्क के साथ में कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में खाने को दे रहे हैं, तो उस खाने को कम कर दो। कॉन्सिक्वेंट में आगे जाके देखेंगे जो डिनर टाइम के अंदर क्वांटिटी बढ़ा दो। तो तो
इस तरह की जो एक्टिविटीज़ या ऑपरेशन होता है उसको हम एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन विच मीन्स द चेंज कैन बी डन by increasing or decreasing the reinforcing value of particular consequences। यानी कोई भी चीज़ को खाने की हमने को कुछ भी है खाने का या जो रीइंफोर्सिंग जो हम रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं उसको कम ज़्यादा करके उसको हमने इम्प्लीमेंट किया और बैलेंसिंग कर ली। नाउ सेकंड है द बिहेवियरल टेक्निक अंडर बिहेवियर थेरेपी। तो इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हम काम में लेते हैं? हम लेते हैं इसके अंदर काम में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्या करा, जैसे बच्चे को कोई खिलौना बहुत ज़्यादा पसंद है, हमने उसका जो खिलौना है वो ले लिया। हिज फेवरेट टॉय है इज़ टेकन, यानी उसका जो बहुत ज़्यादा उसको अगर उसने कोई चीज़ नहीं करी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है, उसने कोई चीज़ वो नहीं कर रहा है जो हम कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, उसके बिहेवियर मालफंक्शनिंग बिहेवियर उसमें आ रहा है, तो वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका पर्टिकुलर कोई कपड़ा है, उसका शर्ट है, कोई ड्रेस है या कोई टॉय है या खाने की चीज़ है, उसको हमने लेके थोड़े दिन तक रख ली। सेकेंड है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब हम उससे कुछ काम कराना चाहते हैं, तो हमने उसका जो फेवरेट टॉय है या ड्रेस है या खाने का आइटम है या कोई डिश है जो बना करके उसको दे दी। एंड नेक्स्ट आता है अवर्सिव रीइंफोर्समेंट। अवर्सिव मीन्स द पनिशमेंट, हमने उसको पनिश किया। वेन एवर द चाइल्ड डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, तो हमने क्या करा, जैसे अगर सपोज करो कंप्लीट नहीं कर रहा है, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, मतलब इससे गलत बिहेवियर हो गया, ये इट्स ए माल फंक्शनिंग बिहेवियर, तो उसमें हमने क्या करा, उसको थोड़ी देर के लिए हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया, दैट इज अवर्सिव रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट विल आई विल एक्सप्लेन यू द टोकन इकोनॉमी। Exactly what is token economy? Token is given for the good work and token has been taken for the bad work। मतलब जैसे पिगी बैंक नहीं होता, पिगी बैंक के अंदर 1 रुपी, वो जो भी अच्छा काम करता है उसके लिए 1 रुपया उसके अंदर उसके दे देंगे, उसको लगेगा मेरा कलेक्शन हो रहा है। और अगर सपोज करो वो गलत करता है तो उसमें से 1 रुपया निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, तो उसको लगेगा कि मेरा पैसा कम हो रहा है। नाउ सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को जो इंट्रोड्यूस किया था या प्रोपाउंड किया था वो वॉल्पे ने किया था। उन्होंने कहा ये जनरली जो यूज़ में लिया जाता है वो फोबियास और इरेशनल फियर्स को काम में लेने के लिए किया जाता है। इसमें हम हायरार्की बनाते हैं एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई के हिसाब से। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द फियर में क्या होता है, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल देते हैं, कोई बच्चा है वो हाइट पे जाने से डरता है, घबराता है, उसको परेशानी होती है, एकदम से डरता है, उसके अंदर कुछ ऐसा अंदर से ऐसा होने लग जाता है कि वो उसको कहो कि जहाँ पे छत पे जाके आ, सेकंड फ्लोर पे आके, थर्ड फ्लोर पे जाके, तो वो जा ही नहीं पा रहा, उसको डर लग रहा है। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या करा, फर्स्ट फ्लोर पे एक दिन लेके गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उस चीज़ को मैंने इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड, फिर 2-3 दिन बाद हम सेकेंड फ्लोर पर लेके गए, फिर उसके बाद थर्ड फ्लोर पे लेके गए। इसी तरह से कई बच्चे होते हैं जो अंधेरे में जाने से डरते हैं, यानी आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने से डर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे कोई नहीं है, जो सारे जने हैं ग्राउंड फ्लोर पे है, जहाँ कोई नहीं है तो वो जाने से डर रहा है या अंधेरे में जाने से डर रहा है। तो हमको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब, पहले हम साथ में लेके गए, फिर उसके बाद में कहा जा, हम आधे रास्ते पे उसके साथ चले गए, फिर उसके बाद में थर्ड में गया है कि उसको अकेले भेज दिया। तो मतलब इस तरह से हम मतलब सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ द रेसिप्रोकल इनहिबिशन। यहाँ पे जो, तो ये जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ द रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि ऐसा माना जाता है कि दो म्यूचुअली जो ऑपोजिंग फोर्सेस है सेम टाइम पे, वो इनहिबिट करती है वीकर फोर्स को। मतलब जो स्ट्रॉन्ग दो जो चीज़ें हुई, एक स्ट्रॉन्गर हुआ, एक वीकर हुआ, तो जो वीकर पार्ट को सुपरसीड करेगी स्ट्रॉन्गर पार्ट। जैसे रिलैक्सेशन, जैसे रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इज फर्स्ट बिल्ट अप, देन माइल्ड एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सीन इज क्रिएटेड और इमेजिन बाय विच एंग्जाइटी टू ओवरकम बाय रिलैक्सेशन। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि इसमें क्या करेंगे, जो हमको वो जो मतलब जो स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है उसका, कि छत पे उसको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, उसका वीक पार्ट क्या है, वो छत पे नहीं जा रहा,
तो हमको ऐसा इस इमेजिनेशन करना है, इस तरह का क्रिएट करना है कि उसका जो वीकर पार्ट है जिसके कारण से वो डर रहा है उसको स्ट्रॉन्ग कर, उसको मतलब उसको जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देना है, नहीं तू जा वहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग पार्ट वीक पार्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, उसके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। द नेक्स्ट है मॉडलिंग। द मॉडलिंग इज अ प्रोसीजर इन विच एक्ट विल बी डन बाय थेरेपिस्ट एज अ क्लाइंट्स रोल मॉडल। इसको हम क्लाइंट्स रोल मॉडल कहते हैं कि एक तरह से जो क्लाइंट का जो व्यक्ति है वो देखना चाहिए कि ये किसको देखकर ज़्यादा, किसकी बात को ज़्यादा मानता है। तो मॉडलिंग के अंदर क्या करते हैं, उसकी तरह से एक्ट करना। जैसे आपने देखा हो कई बार कई एडवर्टीजमेंट्स रहते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा कई जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो जैसा एक्ट करते हैं या जो बात कहते हैं वो हमारे समझ में आ जाती है और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी उनने कहा देखो ये चीज़ ऐसे होएगी तो आप उस चीज़ को बाय करते हो जा करके। तो ये चीज़ होती है मॉडलिंग, मतलब उन किसी चीज़ को देखना, तो हमको उस शेप में मतलब एज ए मॉडल हमारे को उनको सिखाने का है। नेक्स्ट आती है कॉग्निटिव थेरेपी। इट लोकेट्स द कॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन इरेशनल थॉट्स एंड द बिलीफ। इसमें जैसे जो फर्स्ट जो इसमें है थेरेपी वो है रेशनल इमोटिव थेरेपी, RET, जो कि दी गई थी एल्बर्ट एलिस के द्वारा एक्सप्लेन की गई थी। इसने कहा था कि इरेशनल बिलीफ जो होते हैं ना वो मेडिएट करते हैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंस के बीच में। जो इरेशनल बिलीफ हमारे आ रहे हैं वो बीच में एंटीसीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंस के बीच में झूल रहे हैं। तो एंटीसीडेंट तो कॉज हो गया और बिलीफ क्या हो गया, हैपन्स, व्हाट हैपनिंग हो रही है, ये इवेंट क्या है, और जो कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, बिहेवियर। तो इस मॉडल को कहते हैं ABC मॉडल, यानी एंटीसीडेंट्स, बिलीफ एंड कॉन्सिक्वेंस। तो अब इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, हम करेंगे नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग से, मतलब इरेशनल टू रेशनल। जो उसके अंदर इरेशनल बिहेवियर आ रहे हैं हम क्वेश्चनिंग चालू करेंगे, इरेशनल बिहेवियर से लेकर उसको रेशनल बिहेवियर की तरफ ले जाएंगे, मतलब इस तरह से उसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आता है अनादर, जो दूसरी कॉग्निटिव थेरेपी है, इट वाज गिवन बाय द एरॉन बैक। एरॉन बैक ने कहा था कि जो उन्होंने जो है टू कोर स्कीमा, मतलब वो उनका कहने का मतलब था कि जो सारी चीज़ें होती हैं डेवलप हो जाती है चाइल्डहुड टाइम में ही। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कैसे उसके पेरेंट्स नेगलेक्ट करते हैं या पेरेंट्स कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ड्यूरिंग चाइल्डहुड ही डेवलप हो जाती है और वो जो प्रॉब्लम है वो बाद में निकल करके आती है। यानी एंटीसीडेंट्स चाइल्डहुड हो गया उसका, और बिलीफ जो आना चाहिए, यानी उसका जो उस समय जो बिहेवियर है, जो आज बिहेवियर वो कर रहा है, वो उसके अंदर वो आज उसमें डेवलप हो गया उसके कारण से। जैसे हम कहेंगे कि अ क्लाइंट who is neglected by the parents as a child develops the core schema। यानी जब वो चाइल्ड है तो उसमें कोर स्कीमा डेवलप हो जाता है, जैसे कि आई एम नॉट लव्ड बाई एनी वन, मेरे को कोई प्यार नहीं करता। तो दिस लीड टू डेवलप द नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो गए। तो इस कारण से जो पैटर्न ऑफ थॉट डेवलप हो जाता है इसको हम डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि मतलब समझने के हिसाब से कह सकते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन विच डिस्टॉर्ट द रियलिटी, जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट का क्या रूल हो गया, ये हो गया द कन्वर्टिंग द डिस्टॉर्शन इनटू द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चरिंग। यानी जो डिस्टॉर्शन हो रहा था उसको कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करेगा वो। लाइक वाई शुड यू बी लव्ड बाई एवरी वन, मतलब उसको इस तरह से पूछेगा कि जैसे उसने कहा आई एम नॉट लव्ड बाई एनी वन, तो वो पूछेगा कि वाई शुड यू बी लव्ड बाई एवरी वन, क्यों किया जाना चाहिए सबको आपसे प्यार। तो एम क्या है इसका, एम है कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टू रिड्यूस एंग्जाइटी एंड द डिप्रेशन। डिप्रेशन और एंग्जाइटी को रिड्यूस करना है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग अचीव करनी है। नेक्स्ट वन इज द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो CBT के नाम से पॉपुलर है। ये शॉर्ट ट्रीटमेंट में जैसे कि नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को सही करने में काम आती है।
ऐसा कहा जाता है कि द ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रेस ड्यू टू द इसमें जो इसके इसके हिसाब से द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहती है कि द ओरिजिन ऑफ द डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का जो ओरिजिन होता है वो होता है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल रीजन्स के कारण से। तो बायोलॉजिकल क्या है? थ्रू रिलैक्सेशन प्रोसेस के द्वारा इसको ठीक कर देंगे हम, जो बायोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल कैसे ठीक करेंगे? थ्रू बिहेवियर थेरेपी, एंड सोशल को थ्रू एनवायरमेंटल मैनिपुलेशंस। बायोलॉजिकल क्या है कि बायोलॉजिकल जैसे सपोज करो उसको कोई फिजिकल डिजीज़ कोई आ गई, ठीक है। साइकोलॉजिकल जैसे कोई मेंटल इलनेस उसके अंदर आ गई। सोशल जैसे इंटरपर्सन इसके जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स आने लग गई। अब आता है नेक्स्ट वन इज द ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। इट बिलीव्स दैट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अराइजेज फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस। यानी कि जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो होता है ना, वो लोनलीनेस की फीलिंग के कारण से होता है। तो इसमें प्रोसेस क्या है कि इसमें मोटिवेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बेस्ड है ये। मोटिवेशन जो सारा डिपेंड किया है थेरेपिस्ट पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इनबॉर्न फोर्स जो है पावर के अंदर है। मतलब एक्चुअली ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का मतलब जो बेसिक मीन है ना, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। हम वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उसी तरह से ये है कि जो फिट आदमी ही जिएगा। कि हम अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स हम अपने आप हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स हम यहाँ फिट हैं। तो हम फिट हैं तो हम अपने आप को और फिट कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर एक इनबॉर्न फोर्स है, इनबॉर्न पावर है जो हमको ना काम करती है हमारे पर, हमको जो है हमारी कुछ भी जो प्रॉब्लम है उसको सही करती है। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट का काम क्या है? तो उसको मोटिवेट करना एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जैसा होता है ना कि केमिकल एक्टिविटीज लग करके उसको स्टिमुलेट कर देता है, वैसे मोटिवेट करना कि यू कैन डू दिस। तो नेक्स्ट आता है इसमें क्या था, ये जो इसमें जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है ना, वो है लोगोथेरेपी के द्वारा। जो लोगोथेरेपी जो है वो प्रोपाउंड की थी एंड एक्सप्लेन की थी विक्टर फ्रैंकी ने। लोगो वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक विच मीन्स सोल, यानी हमने हमारी सोल को ठीक करा है। हैंस लोगोथेरेपी इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ द सोल, यानी अपनी आत्मा को सही करना। यानी लास्ट में कहें हम इसके बारे में कि इट इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस। मीन ह्यूमन मीन्स अ पर्सन कैन डू एवरीथिंग ऑन हिज ओन, हैंस ही इज एग्जिस्टेड। एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है वो। नेक्स्ट वन इज द क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। दिस थेरेपी वॉज गिवन बाय द कार्ल रॉजर्स। ये एम्पैथी के बेसिस पे था। एम्पैथी हमने पढ़ा था। सिंपैथी क्या है? सांत्वन, ना हमको किसी के प्रति ये दिखाना कि हम ये सिंपैथी दिखाते हैं आपके। एम्पैथी हम उसको अपने उसके प्रॉब्लम के उसकी जगह रख कर के देखना। यानी यहाँ पे जो है पर्टिकुलर थेरेपिस्ट क्लाइंट को क्या जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके कारण से उसके क्या एक्टिविटीज चल रही होगी, वो यानी थेरेपिस्ट अपने आप को उसकी जगह रख के देखता है, उसकी जगह फील करके देखता है कि उसको कैसी फीलिंग्स आ रही होगी, उसको कहते हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। नेक्स्ट वन इज द गेस्टोल्ट थेरेपी। जो गेस्टोल्ट थेरेपी थी ना, वो दी थी फ्रेडरिक पर्ल्स, नोरा पर्ल्स ने। गेस्टोल्ट वर्ड जो है वो लिया गया था जर्मन वर्ड से, जिसका मतलब था होल, यानी कंप्लीट। यानी किसी चीज को आप अज्यूम कर रहे हो, देख रहे हो, परसीव कर रहे हो तो फुल करो, हाफ मत करो। जैसे कोई स्क्वायर है, उसके अंदर 4 जो लाइनिंग्स हैं, तो उस चारों लाइन को कंसीडर करो कि फुल फॉर्म के अंदर है ये। हाफ उसको मत देखो, मतलब पूरे रूप में देखो। इसका गोल क्या है? इंक्रीजिंग द सेल्फ अवेयरनेस, इंक्रीजिंग द सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्नाइजिंग द ब्लॉक्ड इमोशंस। यानी ये कहना चाहता है कि अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाओ, अपने आप को जैसे आप हो उस अपनी जो सेल्फ अपने आप को सेल्फ जो आप हो उसको एक्सेप्ट करो, और जो भी इमोशंस हैं, जो आपके ब्लॉक्ड इमोशंस आ रहे हैं, उनको रिकग्नाइज करो। द नेक्स्ट वन इज द ऑल्टरनेट थेरेपी। ऑल्टरनेट थेरेपी में अलग अलग नंबर ऑफ थेरेपीज कंसिडर की हैं, ऐसे एक्यूपंक्चर है, योगा है, मेडिटेशन है, हर्बल रेमेडीज़ है। जैसे मेडिटेशन के अंदर देखा है कि जो प्रैक्टिस हो तो फोकसिंग अटेंशन और थॉट और मंत्रास, दैट इज़ विपासना मेडिटेशन। मेडिटेशन में जनरली क्या जो होता है ना कि आदमी को रिलैक्सिंग मतलब सूदिंग इफेक्ट, एक तरह से एक रेजुविनेट करता है अपने आप को, बॉडी अपने आप को रेजुविनेट करते हैं। मतलब
बिल्कुल चुपचाप बैठना, किस चीज़ का ध्यान करना, इस तरह से फोकस करना, इस तरह से ये मेडिटेशन के अंदर आता है। योगा जो है एंशिएंट इंडियन टेक्निक है, जो कि अष्टांग योगा के अंदर ऑफ पतंजलि's योगा सूत्र में समझाई गई है। इसमें दो चीज़ें ज़्यादा कंसिडर गई हैं, SKY एंड कुंडलिनी। SKY जो है ना वो है सुदर्शन क्रिया योगा, जो कि क्या है, वो रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक है टू इंड्यूस द हाइपर वेंटिलेशन। मतलब तेज़ी से सांस लेना छोड़ना छोड़ना सांस लो छोड़, इनहेल एक्सेल, यानी ये ब्रीदिंग टेक्निक से हाइपर वेंटिलेशन होता है। ये क्या करता है, डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है। और इंसोम्निया यानी जिसको नींद नहीं आ रही है उसमें भी ट्रीट करता है। नेक्स्ट है कुंडलिनी योगा, जो कि जनरली USA के अंदर ट्रीट की गई है, में यूज़ में ली जाती है। ये OCD को है उसको ट्रीट करने में काम आती है। ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक है, मतलब प्राणायाम और मंत्र जो मंत्रास हैं और जो प्राणायाम है उनका कॉम्बिनेशन है। रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल, इसमें क्या है, एम क्या है रिहेबिलिटेशन का एम है टू एम्पावर द पेशेंट टू बिकम a productive member of the society to the extent possible। यानी आपने जब थेरेपिस्ट के पास में जब वो क्लाइंट आया तो थेरेपिस्ट ने क्लाइंट को मतलब उसको सिखा दिया, मतलब उसने चीज़ निकाल दी, लेकिन उसको मतलब प्रॉब्लम से ओवरकम करवा दिया, लेकिन वापस से मुख्य धारा में लाना। मुख्य धारा से मतलब जिस जगह वो काम कर रहा था उसको नॉर्मल, मतलब जहाँ पे वो वापस से रिहेबिलिटेट, मतलब वापस से उसको काम में लगाना। तो इसमें ये तीन चीज़ हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या हो गया, टीचिंग स्किल, जैसे कुछ भी चीज़ बनाना उसको सिखा दिया हमने, जैसे टॉय मेकिंग है। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में मतलब हम इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करना सिखाएंगे उसके अंदर। और लास्ट में है वोकेशनल थेरेपी। वोकेशनल मतलब उसको जो चीज़ हमने सिखा दी उसके बाद में उसको एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे, या कहीं ना कहीं उसको मतलब को उसके प्रोडक्ट को, जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसको सेल करने में, या उसको किसी भी तरह से उसके अंदर वो कहीं जॉब कर सके वहाँ पे, उसके लिए उसको हम हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।